नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ हैं। हमारे साथ भाविक पटेल हैं, ट्रेडबुल्स के। इशू दत्वानी है, अनमोल ज्वेलर्स के। और कुमार जैन है, उमेदलाल तिलोकचंद झवेरी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि शाम के कारोबार में गोल्ड की कीमतों में तेजी बढ़ गई है और इस वक्त 350 रुपए की मजबूती के साथ 48,900 रुपए के ऊपर गोल्ड ट्रेड कर रहा है और चांदी में 600 रुपए से ज्यादा की तेजी है। मेरा सबसे पहला सवाल जैन साहब आपसे होगा, कुमार जैन साहब, कि क्या 48,000 के आसपास अच्छी डिमांड दिखी और यही वजह है कि अब गोल्ड का मार्केट ऊपर जा रहा है? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब तेजी में फिजिकल से कितना सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, बेसिकली देखा जाए तो सोना जो है, जब से धनतेरस से शुरू हुआ था काम, उस समय से ही लेके के आज तक हम जो काम कर रहे हैं, हमने हमारे कई वर्षों में उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इवन कि धनतेरस के दिन भी लोगों ने एस्टिमेट किया था, इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन ने टोटल हिंदुस्तान की 20,000 करोड़ रुपए का सेल दिखाया था। मुंबई में ही सिर्फ मैं बात करूं तो 700 साढ़े 700 करोड़ का सेल था एक दिन का। तो ये सब देखते हुए आगे आने वाली शादियों की वजह से जो काम का इस समय जो चल रहा है, वो एक जबरदस्त काम चल रहा है। और एक आगे वाले भी समय में एक सोने में तेजी देख रहे हैं। आज वायरस की बात आई थी कि भी वैक्सीन जो है, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो मिल गई है। उसकी जगह जो सोना टूटना था $25-50, उसकी जगह आज सोना बढ़ के करीबन 20 से $25 बढ़ गया है। तो ये सब देखते हुए जो लोगों के माइंड में ये बात आ गई है कि भी सोना हिंदुस्तान में आने वाले समय में बहुत बिकेगा। और उसका कारण मुख्यतः शादियों की भरमार है। सबसे पहली शादी के दिन जो नवंबर की सबसे पहली दिन शादी थी, उसमें 1,52,000 शादियां हिंदुस्तान में हुई है। और ऐसे 103 मुहूर्त जो है आने वाले समय में, तो हर शादी में 25-50 हजार शादियां होगी। और हिंदुस्तान का एक कसम है कि भी शादियां, जब शादियां आती है तब गरीब आदमी 50 ग्राम लेता है और अमीर आदमी 5 किलो लेता है, लेकिन बेटी को स्त्री धर्म रूप के में देने के लिए वो सोने की खरीदारी जरूर करता ही है। ये सब देखते हुए एक अच्छी मांग हम देख रहे हैं और भरपूर काम कर रहे हैं। अब तक काम से हम लोग ऐसा लगता है कि शाम को थक जाते हैं, बच्चों को सुबह लंच का टाइम नहीं दे पाते हैं, वो भी कैसे 4 बजे 5 बजे किसी तरह खाना खा के अपना टाइम निकाल लेते हैं। मतलब खाने के लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो ऐसा काम पूरे हिंदुस्तान और हमारे छोटे छोटे ज्वेलर्स और बड़े ज्वेलर्स सबको एक जबरदस्त काम मिल रहा है। अरे वाह, तो आपने तो कमाल कर दिया था। आपने इतना शानदार तस्वीर, आपने इतनी शानदार तस्वीर पेश की है ज्वेलरी डिमांड की कि सारे ज्वेलर को जबरदस्त इंक्रीमेंट अपने स्टाफ का करना चाहिए। आप कर रहे हैं सर। आप कह रहे हैं कि खाना खाने का वक्त नहीं मिल रहा है, तो आपके जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी जबरदस्त बढ़नी चाहिए सर, आपको बढ़ानी चाहिए। बढ़ा रहे हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैन साहब? जी सर, जी सर। ओके, ठीक है। इशू दत्वानी जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं सर, क्या फिजिकल डिमांड में कोई सुधार आया है क्या प्राइस घटने के बाद? क्या ग्राउंड सिचुएशन क्या है इस वक्त फिजिकल डिमांड का? ग्राउंड सिचुएशन ये है कि डिमांड है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, शादियां हैं। और 2 चीजें हमने देखी है। क्लाइंट थोड़े कम, ये कोरोना वायरस का हो रहा है, लेकिन जो क्लाइंट आ रहे हैं कन्वर्जन 100% हो रहा है। तो पहले अगर 10 क्लाइंट आते थे और 3 लेते थे, अभी 5 क्लाइंट आते हैं लेकिन 5 लेते हैं। तो उसमें जो कन्वर्जन पूरा हो रहा है। और दूसरी बात, टिकट साइज जो है वो अच्छा, अभी तगड़ा टिकट साइज है, क्योंकि मेन खरीदारी शादी की ही हो रही है। तो काम ग्राउंड रियलिटी पे अच्छा है। लोग जो रुके हुए थे कि सोने का दाम बेटर हो तो वो खरीदे, तो वो अभी लोग आना शुरू हुए हैं और खरीदी करना शुरू हुई है। खाने की फुर्सत है हमारे पास, पर डेफिनेटली हम पहले से ज्यादा बिजी हैं।
चलिए ये आप कह रहे हैं कि आपके पास खाने का वक्त है, जैन साहब के पास खाने का वक्त भी नहीं है, लेकिन आप भी बिजी हैं पहले के मुकाबले। और एक महत्वपूर्ण बात दत्वानी जी आपने ये कही कि कन्वर्जन ज्यादा है, मतलब ये कि जितने लोग आ रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोग खरीद ले रहे हैं। मतलब पहले ये होता था कि 10 लोग आए तो 2-3 लोगों ने खरीदा, फिर बाकी लोग चले गए, फिर बार बार आए। इसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि चूंकि अभी कोरोना का पीरियड है और जो पूरी तरह से मन बना चुके होते हैं कि खरीदना ही है वही जा रहे हैं ज्वेलरी की दुकान में, क्योंकि रिस्क तो है ही जाने में। तो अब जो चले जाते हैं एक बार, उनको लगता है कि दोबारा आने का रिस्क ना लिया जाए और जो लेना है ले लिया जाए। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि कन्वर्जन रेट जो आपने बताया कि ज्यादा है। चलिए ये तो थोड़ा फिजिकल डिमांड की बात हो गई, लेकिन फ्यूचर मार्केट की तस्वीर क्या है और वहां पर क्या करना चाहिए ये अब हम जानेंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ बीरेन वकील हैं और भाविक पटेल हैं। वकील साहब, फ्यूचर मार्केट में अब क्या होने वाला है? क्या आपको लगता है कि इस बार की रैली टिकेगी? आज हमने एक शो किया था 11:30 बजे और हमने नाम दिया था कि ये तेजी टिकती क्यों नहीं, क्योंकि जब भी तेजी आती है उसके बाद गिरावट आ जाती है। तो आज की तेजी में कुछ नया है क्या? इसको थोड़ा लंबा टिकता हुआ देख पाएंगे हम? क्या लगता है आपको? फिलहाल तो क्या अमेरिका में आप देखो तो लेम डक गवर्नमेंट है, तो सोना की हालत कुछ बिन माँ बाप के बच्चे जैसी हो गई है। जब ये एडमिनिस्ट्रेशन नया आएगा तब थोड़ी रुझान क्लैरिटी होगी। अभी फिलहाल तो कल 1000 रुपया 2 दिन पहले गिर गया था, कल 1000 रुपया बढ़ गया है। टेम्पररी मैं हल्का सा शॉर्ट साइड जाना चाहता हूँ विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, तो 49,500 पे मैं शॉर्ट जाऊंगा और 49,900 का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, और टारगेट 48,800 का रहेगा। अच्छा, फ्यूचर में भी ऐसा है क्या वकील जी, बीरेन जी, की बहुत ट्रेड हो रहा हो और बहुत लोग एक्टिव हो रहे हो, आपको भी खाना खाने का वक्त नहीं मिल रहा हो, ऐसा है क्या? तो टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल वैकेशन का मूड है, और जो मेरा लॉन्ग टर्म नजरिया जैसे कि है वो काफी बुलिश है, वो अब भी बुलिश है। और सीरियस इन्वेस्टमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को पोर्टफोलियो बनाना है, ज्वेलर्स लोग जिनको अपनी फाइंड बढ़ानी है, इन्वेंट्री बढ़ानी है, तो 5 जनवरी के और 20 जनवरी के बीच में अपना स्टॉक बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जेनेट येलेन आएंगे नए ट्रेजरी सेक्रेटरी के, तो लिक्विडिटी की सुनामी आएगी। वैसे भी डॉलर इंडेक्स काफी कमजोर हो रहा है, तो बस मैं फिलहाल वेकेशन मोड में हूँ, 5 जनवरी से एक्टिव हो जाऊंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये राय है आपकी। अच्छा भाविक जी, ये बताएं कि अगर इंट्राडे में किसी को इस रेट पर गोल्ड में ट्रेड करना हो जो करंट मार्केट प्राइस है, तो उनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मृत्युंजय जी देखिए, कल से अगर देखें तो एक अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है। आई थिंक थोड़ा डेड कैट बाउंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफी शॉर्ट में था। और आज के दिन अभी जिस हिसाब से तेजी चल रही है, एटलीस्ट फंडामेंटल इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट यहाँ से और थोड़ा नीचे गोल्ड आ सकता है 48,600 के करीब। तो आइदर 48,600 के करीब आता है तो वहां से बाय कर सकते हैं 48,400 के स्टॉप लॉस से, या तो फिर करंट मार्केट अभी 48,900 के करीब चल रहा है, तो एटलीस्ट आज का हाई जो है 49,120 का, वो स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं और टारगेट रख सकते हैं 48,600 का। ठीक है, ठीक है। ये तो बात हो गई गोल्ड की। अब हम बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। दत्वानी जी, चांदी की डिमांड कैसी है? लोग जो अभी आ रहे हैं खरीदने के लिए, वो गोल्ड खरीद रहे हैं ज्यादा या चांदी पर भी फोकस है? हम चांदी में नहीं करते हैं डील, मेरा कोई व्यू नहीं है चांदी के ऊपर। हम सिर्फ गोल्ड में काम करते हैं और डायमंड में काम करते हैं। अच्छा, आप चांदी में डील नहीं करते? ओहो। जी जी जी। तो मतलब किसी को अगर अच्छा, अनमोल ज्वेलर जो हम लोग देखते हैं वहां पे चांदी की कोई ज्वेलरी नहीं मिलती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया दत्वानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। लेकिन चांदी के ऊपर आपका क्या व्यू है जैन साहब? नहीं, चांदी लगता है जो चांदी की फेस्टिव सीजन रहती है हिंदुस्तान में, चांदी की मांग जो भी फेस्टिव सीजन आती है, जैसे अक्षय तृतीया, गुड़ी पड़वा, धनतेरस, दशहरा, इस पीरियड में आदमी जब सोना लेने एक छोटा अमाउंट का भी सोना लेता है, ऐसा शुभ माना जाता है।
और सोना या चांदी लेना एक सेंटिमेंटल वैल्यू समझते हैं, इसके लिए उस दिनों में खरीदारी करते हैं उस समय में। लेकिन जहां तक सवाल है धनतेरस और लक्ष्मी पूजन का, इस समय चांदी की एक भरपूर खरीदारी होती है और चांदी जो एक्सट्रैक्ट होती है वो हिंदुस्तान में ही होती है और उससे जो खेल खेले जाते हैं MCX वगैरह में या जो स्पेकुलेशन होते हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित रहते हैं। इसलिए चांदी की जो मांग थी वो मांग अब लगभग पूरी हो गई है। अब थोड़ा बहुत जो भी चलेगा, इन्वेस्टर्स जो है वो इसमें घुसेंगे कि आगे लंबे समय में तेजी मिले या और मौका मिले, क्योंकि चांदी इस बार MCX पीक टाइम पे 70,000 दिखा चुकी है, लेकिन अब वापस घट के आज 60,000 के आसपास आई है। तो इतना लोग डरते हैं कि लास्ट टाइम भी लोगों ने 70,000 का मार्केट देखा था और फिर गिर के 35,000 हुआ और 35,000 स्टडी रह गया था। तो जो इन्वेस्टर लोग हैं वो इस समय थोड़े आए हुए हैं और वो थोड़ा बहुत अपने परचेजिंग के हिसाब से लेके, लेकिन ज्यादा लोगों का ध्यान गोल्ड में ही लगा हुआ, क्योंकि गोल्ड में अप डाउन भी बहुत है और लोगों को खेलने को भी मिलता है और एक लंबा इन्वेस्टमेंट गोल्ड आदमी समझता है कि भाई बड़े रुपए अगर उसको सेव करने हैं तो गोल्ड के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि भाई उसको रुपया खरीद डाल सके और जरूरत में रुपया निकाल सके। तो लोगों का ध्यान जो है चांदी से थोड़ा सा हट गया और चांदी में जो एक्टिविटी थी लेने की और बाय करने की और सेल करने की वो थोड़ी सी घट भी गई है। तो मैं चांदी में ज्यादा मांग नहीं देख रहा हूँ। डेफिनेटली आते हैं लोग, बुलियन के लिए आते हैं, कुछ अभी भी अपने चौर से लेते हैं, कुछ आने वाले समय के लिए भी ले रहे हैं कि भाई चलो इन्वेस्ट करेंगे कुछ रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो कंपेयर टू सोने की कंपेयर करें तो उसमें हार्डली चांदी में 30-40% मांग जरूर है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड सिल्वर के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। ये कॉपर में अब लॉन्ग पोजीशन बनाना समझदारी रहेगा क्या इतनी हाई रेट पे, के बारे में बताने का कष्ट करें। अच्छा, कॉपर में लॉन्ग पोजीशन बनाना समझदारी रहेगा क्या, ये आप जानना चाहते हैं। बताइए भाविक जी, क्या करना चाहिए इनको कॉपर में। देखिए, थोड़ा रिस्की तो ज़रूर है क्योंकि हमने अगर देखा तो कॉपर 530 से 590 तक नॉन स्टॉप चला हुआ है। आई थिंक ये जो बेस मेटल्स है वो वैक्सीन की वजह से जो इकोनॉमी की रिकवरी आने वाली है और थोड़े बहुत जो PMI नंबर आ रहा है उसकी वजह से ये चल रहा है। आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से इनफैक्ट 620-630 के लेवल्स आ सकते हैं, पर आई थिंक एक करेक्शन ज़रूर से ड्यू होगा। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा रिस्की है अगर लॉन्ग पोजीशन। आई थिंक मैं 575 या 572 के करीब अगर कॉपर आता है तो वहाँ से लॉन्ग करने की ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। ये लेवल थोड़ा हाई है, थोड़ा ओवर स्ट्रेच है, तो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन अगर करना भी है तो इंट्राडे कीजिए, पोजिशनल मत कीजिए। ठीक है, ओके। चलिए, अगला सवाल है पवन का, इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए पवन जी। सर जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार, पूछिए। सर वकील जी से सवाल है कि मेरा जी सुन रहा हूं, पूछिए सर। सरसों और ग्वार सीड पे क्या पोजीशन बनानी चाहिए। सरसों और ग्वार सीड के ऊपर क्या पोजीशन बनानी चाहिए, ओके। बताइए वीरेन जी, क्या पोजीशन बनानी चाहिए। फिलहाल दोनों में काफी दबाव है। जब से CPO का ड्यूटी कट आया, गवर्नमेंट ने जो 10% कट किया, उसके बाद एक ऐसा सिग्नल गया है कि महंगाई या इन्फ्लेशन से सरकार थोड़ी चिंतित है। तब से सेंटिमेंट काफी चेंज हुए हैं, चने में, ग्वार में, सरसों में, सोयाबीन में। तो यहाँ सरसों फिलहाल थोड़ी शॉर्ट साइड है, तो मैं 6000 के आसपास शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में 6150 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट रहेगा करीबन 5600-5700 के आसपास का। ग्वार में फिलहाल काफ़ी ओवरसोल्ड है, तो फिलहाल कोई पोजीशन मुझे नहीं बनाना है इसमें। ओके, तो ये सुझाव है आपका कि अभी इसमें क्या करना चाहिए। इस बीच हमारे साथ गणेश जुड़ रहे हैं जबलपुर से। पूछिए सर सिल्वर में आज क्या करना चाहिए, सेल की बाय। सिल्वर में आज सेल या बाय, बताइए भाविक जी, आज के लिए बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से चांदी में सेलिंग या बाइंग।
देखिए आज चांदी में 2 बार उसने हाई 64,300 और 64,280 के करीब बनाया और उसके बाद थोड़ी बहुत बिकवाली आई है। आई थिंक शाम के 70 में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, तो एक बार यहाँ से आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 64,300 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा नीचे नहीं पर एटलीस्ट 62,700 के करीब आता है, तो वहाँ पे आप आपकी पोजीशन कवर कर लीजिए। ठीक है, तो ये सुझाव है आपके लिए कि आपको क्या करना है, इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं कि वहां पर आपको क्या करना है। बीरेन जी, मेटल में सबसे अच्छा अट्रैक्टिव काउंटर आपको इस वक्त क्या लग रहा है? फिलहाल तो कॉपर में शॉर्ट साइड का मैं सोच रहा हूँ 591 के आसपास, 591 पे 599 का स्टॉप लॉस रहेगा और 580 का टारगेट रहेगा। ठीक है, ओके। इस बीच राहुल जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से। पूछिए राहुल जी। सर जी नमस्कार, मैं गोल्ड में फ्यूचर में काम करता हूँ और मैं बीरेन वकील साहब से पूछना चाहता हूँ कि उनके कॉल को फॉलो करूँ तो ये 49,500 कब तक आएगा ताकि मैं सेल करूँ? अच्छा बताइए बीरेन जी। जैसे अतिथि की डेट फिक्स नहीं होती, वैसे तो मौत और अतिथि कब आते हैं वो पता नहीं है, तो मैं ज़्यादातर वेट नहीं करता हूँ, मैं अपने भाव का वेट करता हूँ। यानी जब भी आए, जिस दिन 49,500 मिले तो मेरा एंट्री भी फिक्स है, मेरा एग्जिट भी फिक्स है। यानी एग्जिट मेरा 400 रुपये का स्टॉप लॉस के हिसाब से है, तो यहाँ अगर एंट्री मिलेगी तो डाउन साइड में 48,800 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट ट्रेडिंग मार्केट नहीं है लेकिन बेटिंग मार्केट है। स्टिमुलस आया मार्केट अप, स्टिमुलस नहीं आया मार्केट डाउन, ऐसा चल रहा है। ठीक है, अगला सवाल है आदित्य का। पूछिए आदित्य जी। 212.90 में सेल किया हुआ है मैंने सर, तो क्या करना चाहिए? मुझे होल्ड करना चाहिए सर, निकाल देना चाहिए? क्या क्या नेचुरल गैस? हाँ नेचुरल गैस सेल किया हूँ सर 12.90 पे, 212.90 पे। अच्छा बताइए भाभी जी, क्या करना चाहिए? भाव तो अभी ऊपर है नेचुरल गैस का, तो क्या इनको अभी सेल में बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए? क्या सुझाव आपका? देखिए 216.60 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मुझे ज़्यादा आई थिंक नीचे नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर नेचुरल गैस के देखें तो 15 दिन के आगे के वेदर कंडीशन है वो थोड़ा कोल्ड वेव दिखा रही है। उसकी वजह से आज के दिन हमने देखा कि प्राइसेस में शुरू हो रही है, और अगर वो कोल्ड वेदर आती है तो मुझे लग रहा है कि 222 से 223 तक भी जा सकता है। और ऑलरेडी पहले भी हमने देखा है कि 208 209 के करीब आता है और वहां से थोड़ा बहुत रिवर्सल आता है। कल भी 209 का लो था, उससे पहले भी 209.80 का लो था। तो आई थिंक रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, तो 16.60 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर उसके ऊपर आता है तो निकल जाइए, और इंट्राडे भी अगर नीचे वापस 211.40 के करीब आता है तो आपकी शॉर्ट पोजीशन निकल जाइए। ठीक है, अगला सवाल है निधि का। पूछिए निधि जी। एक कॉपर 559 पर सेल है, नीचे आएगी या नहीं, या एक और सेल करी जाए एवरेज के लिए? बताइए बीरेन जी। मैं एक और कॉपर एवरेज करने की प्रेफरेंस करूंगा 591 के लेवल पे, और दोनों कॉपर के लिए स्टॉप लॉस 599 होना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये सुझाव आपका कॉपर में कि अभी क्या करना चाहिए। आपका व्यू जिंक और लेड के ऊपर क्या है भाभी? देखिए बेस मेटल में कल से हमने थोड़ी बहुत आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग देखी है। आज के दिन भी अगर देखें तो एक कॉपर ही है जो थोड़ा आउट परफॉर्म हो रहा है, उसके अलावा जिंक और लेड है वो थोड़ा सबड्यूड है, और वैसे भी आई थिंक ओवरबॉट टेरिटरी में भी है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत और गिरावट आ सकती है। तो जिंक मुझे लग रहा है कि 214 से 215 के बीच में नीचे आ सकता है, और लेड की बात करें तो लेड भी 162 के ऊपर अभी जा नहीं रहा और नीचे आ रहा है, तो आई थिंक इंट्राडे भी अभी 159.50 के करीब है, तो 161 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं और टारगेट इंट्राडे रख सकते हैं 158.20 का। ठीक है,
अगला सवाल है दीपक का, जालना से हैं। दीपक जी पूछिए। सर किसान है हम, कपास के बारे में पूछना चाह रहे थे। जी जी पूछें। हाँ, कपास के भाव बढ़ेंगे या वही रहेंगे? अच्छा, कपास के बारे में। जी 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 बताइए बताइए बीरेन जी, कपास में आगे अभी आपको क्या लग रहा है? ये साल कॉटन में ग्रेड का यानी क्वालिटी का इश्यू काफी बड़ा है। अच्छी क्वालिटी का माल काफी कम है, तो अगर उनका क्वालिटी अच्छा है तो उनको होल्ड करना चाहिए। आगे जाके जब लेंथ शॉर्ट हो जाएगी यानी 26-27 mm हो जाएगी, कब वो कॉटन नीचे आएगा, अपने हिसाब से अपनी माल देख के वो होल्ड या निकल जाना वो डिसाइड कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये सुझाव है आपका कि अभी इसमें क्या करना चाहिए। अगला सवाल है निवृत्ति का, पूछिए। सर मैंने कपास सेल किया वाला है 1190 पे, क्या करना चाहिए? अच्छा 1190 पे आपने बेचा है, बताइए भाविक जी क्या करना चाहिए इनको? देखिए वैसे भी कपास थोड़ा बहुत अभी नीचे ही आ रहा है, इनफैक्ट 1181 के करीब ही है, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट आपको कपास आप होल्ड कर सकते हैं, पर ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। 1170 से 1160 के करीब आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा 1195 का। ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। क्रूड ऑयल जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं लॉन्ग के रिकमेंड करूंगा 3250 पे, टारगेट रहेगा 3330 का और स्टॉप लॉस 3190 का। ओके, आपकी कॉल बीरेन जी। मैं कॉपर शॉर्ट प्रेफर करूंगा 591 पे, 599 का स्टॉप लॉस रहेगा और 580 का टारगेट रहेगा। ओके, आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। निकल दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं शॉर्ट का रिकमेंड करूंगा 1213 पे, टारगेट रहेगा 1195 और स्टॉप लॉस 1224 का। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, भाविक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।